क्या आप जानते हैं जब कोई जुर्म करता है तो पुलिस उसे पकड़ती है, अदालत में पेश किया जाता है, वकील सबूत और दलील रखते हैं, जज सजा सुनाते हैं। लेकिन क्या हो जब ऐसा इल्जाम लगने लगे कि आरोपी को बचाने में डिफेंस लॉयर छोड़िए, प्रोसिक्यूशन लॉयर खुद जज तक का नाम आने लगे। ये केस अपने समय में सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल केस रहा था। इस केस की चर्चा आज भी फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में होती है, पढ़ाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं मद्रास के अलवंदर केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से। ये बात 1950s की है। उन दिनों चेन्नई मद्रास के नाम से प्रसिद्ध था। तो मद्रास में जॉर्ज टाउन करके एक जगह थी। इसी के करीब था पेरिस कॉर्नर नामक एक इलाका। ये एक मार्केट टाइप की जगह थी। यहीं पर जेम एंड को नामक एक शॉप हुआ करती थी, जहाँ पर फाउंटेन पेन मिला करता था। उन दिनों फाउंटेन पेन काफ़ी डिमांडिंग और एलीट प्रोडक्ट होता था, लग्जरी प्रोडक्ट कह सकते हैं। घटना 1952 की है। भारत की आज़ादी को बस 5 साल हुए थे। तो इसी जेम एंड को नामक शॉप पर एक एम्प्लॉय या कहे तो बिजनेसमैन थे, अलवंदर। 42 साल का एक आदमी जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था। इसने आज़ादी से पहले चेन्नई से लगभग 25 किलोमीटर दूर आर्मी हेडक्वार्टर्स में सब डिविजनल ऑफिसर के तौर पर काम किए थे। इसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी हिस्सा लिया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अलवंदर को ब्रिटिश इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आर्मी से निकलने के बाद अब ये क्या करे। इसने कन्नन चेट्टी नामक एक आदमी जो कि अलवंदर का दोस्त था, इसके जेम एंड को शॉप को ज्वाइन कर लेता है, जो फाउंटेन पेन बेचता था। अलवंदर और कन्नन दोनों ही कोमती चेट्टी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आगे अलवंदर ने कन्नन से बात किया कि इसे प्लास्टिक का सामान बेचने का काम शुरू करना चाहिए, आजकल उसकी बहुत डिमांड है। कन्नन चेट्टी राजी हो गए और अलवंदर को छोटी सी जगह दे दी। अब अलवंदर पेन के साथ साथ प्लास्टिक का सामान बेचने का भी काम करने लगा। फिर इसने साड़ी का भी बिजनेस शुरू किया। साड़ी के बिजनेस में इसने एक ऑफर निकाला कि जो कोई भी महंगी साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसके पैसे इंस्टॉलमेंट में चुका सकता है, यानी किस्त में। इस स्कीम से ढेर सारी औरतें साड़ी की दुकान पर आकर्षित होती हैं। जल्दी ही अलवंदर पेरिस कॉर्नर में काफ़ी फेमस बिजनेसमैन हो गया। बात 1952 की है। इसकी शादी हो चुकी थी और इसके 2 बच्चे भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब दिन आता है 28 अगस्त 1952। अलवंदर हमेशा की तरह सुबह में अपनी शॉप पर गए। सब कुछ नॉर्मल था। दोपहर में अक्सर ये खाना खाने घर पर भी आते थे, मगर आज के दिन ये नहीं आए। पत्नी ने सोचा कि काम में ये बिजी होंगे। धीरे धीरे शाम हुआ, शाम से रात हो गया, लेकिन अलवंदर अपने घर पर नहीं लौटते हैं। पत्नी को थोड़ी चिंता हुई। बाजार भी पूरा बंद हो चुका था, अब ये कहाँ जाकर पति को ढूंढेंगी। अब अगले दिन यानी 29 अगस्त को अलवंदर की वाइफ जेम एंड को शॉप पर गई। वहां पर पति के साथ काम करने वाले लोगों से पूछा कि अलवंदर कहाँ पर हैं, कल से वो घर पर नहीं आए हैं। एक स्टाफ ने कहा कि कल दोपहर में वो बोले कि अभी आता हूँ, फिर वो दुकान से कहीं चले गए थे। कल देवकी यहाँ दुकान पर आई थी, जिसके बाद ही अलवंदर यहाँ से निकले थे। देवकी मेनन 20-21 साल की लड़की जो दुकान पर रेगुलर कस्टमर थी। ये एक जान पहचान की लड़की थी। इसके पति के अखबार में अलवंदर ने एडवर्टाइजमेंट भी कराया था। अलवंदर की वाइफ को देवकी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। अब ये जाती हैं रोयापुरम नामक जगह पर मौजूद सेमेट्री रोड के हाउस नंबर 62 पे, वो जगह जहां पर देवकी का घर था, जहां पर वो अपने पति के साथ रेंट पर रहती थी। अलवंदर की वाइफ ने दरवाज़ा खटखटाया। देवकी के पति प्रभाकर मेनन ने दरवाज़ा खोला। ये अलवंदर के बारे में इनसे पूछती हैं कि क्या वो यहाँ पर आए थे। प्रभाकर ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं आए थे, उनसे मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं, देखा नहीं है। वाइफ ने कहा कि देवकी दुकान पर आई थी, तभी अलवंदर वहाँ से निकले थे। इस पर प्रभाकर ने कहा कि देवकी अपने किसी काम से गई होगी, कोई सामान लेने गई होगी। अलवंदर कहाँ गया है, इसका उससे क्या लेना देना होगा। अलवंदर की वाइफ को भी ये बात ठीक लगी। अब ये यहाँ से लौट जाती हैं। इन्होंने अलवंदर को अपने लेवल पर ही ढूंढना शुरू कर दिया था। वो कहाँ कहाँ पर जाते थे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से लोग उनके जानने वाले हैं, कौन कहाँ पर रहता है, कौन से लोग दोस्त वगैरह हैं, किनके साथ समय बिताते हैं। धीरे धीरे वाइफ सबसे अपने पति के बारे में पूछती हैं, मगर कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी 29 अगस्त के दिन अलवंदर की वाइफ जेम एंड को शॉप के ओनर कन्नन चेट्टी से बात करती हैं। उन्हें बताया कि कल से अलवंदर का पता नहीं चल रहा है, वो घर नहीं आए हैं, आप पुलिस स्टेशन चलकर उनकी रिपोर्ट दर्ज कराइए। अब अलवंदर की वाइफ और कन्नन चेट्टी लॉ कॉलेज पुलिस स्टेशन जाते हैं, जो जॉर्ज टाउन में मौजूद था। यहाँ पत्नी ने अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। सब कुछ बताया कि देवकी नामक एक महिला अलवंदर की दुकान पर गई थी, जिसके बाद ही अलवंदर दुकान छोड़कर कहीं चले गए और अभी तक घर नहीं आए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया। उन दिनों मद्रास के एगमोर और धनुषकोडी के बीच एक ट्रेन चला करती थी, इंडो सिलोन एक्सप्रेस। ये 29 अगस्त की ही बात है, शाम का टाइम था। हमेशा की तरह एगमोर से ट्रेन अपने टाइम से साउथ डायरेक्शन में मौजूद धनुषकोडी की ओर चलना शुरू होती है। कई घंटों का सफर करने के बाद ये मन मदुरई जंक्शन पर पहुंचती है।
जो कि एग्मोर से लगभग 475 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में बैठते हैं। तभी इन्हें बहुत अजीब सी दुर्गंध आनी शुरू होती है, जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। पैसेंजर्स ने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक गार्ड से बोला। गार्ड ने स्टेशन मास्टर को ये बात बताई। अब स्टेशन मास्टर ट्रेन की उस बोगी में गए। सच में कहीं से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। ढूंढते ढूंढते दिखा कि एक सीट के नीचे लोहे का ट्रंक रखा हुआ है, उसमें से ही बदबू निकल रही थी। अब स्टेशन मास्टर ऐसे ही किसी का सामान खोलकर देख नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने पुलिस को सूचना भिजवाई। थोड़ी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस ट्रंक को बाहर निकाला गया। इसमें से कुछ लाल रंग का पदार्थ भी रिस रहा था। अब इसे खोलते हैं। जैसे ही ये खुला, स्टेशन मास्टर, पैसेंजर्स, पुलिस, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस लोहे के ट्रंक में रक्त में डूबा हुआ सर कटा इंसानी शव रखा हुआ था। इसके दोनों पैर और हाथ काट कर अलग अलग थे और ट्रंक में ही रखे हुए थे। धड़ भी मौजूद था, मगर सर वहां पर नहीं था। धड़ में कमर के पास एक काला रंग का धागा कसकर बंधा हुआ था। पैर में हरे रंग के मोजे थे, बाकी कुछ नहीं था। और शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में था, कोई कपड़े नहीं पहने थे। अब ये इंसिडेंट आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई कि मनमदुरई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में एक लोहे के ट्रंक में इंसानी कटा हुआ शव बरामद हुआ है, जिसका सर गायब है। ये घटना अगले दिन के न्यूज़पेपर में भी छपती है। शव को ट्रंक सहित इर्स्किन हॉस्पिटल भेज दिया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कृष्णा स्वामी थे, जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने शव की ऑटोप्सी की। इनके रिपोर्ट के अनुसार धड़ को देखकर लगा कि इसकी एज लगभग 25-26 साल के आसपास की होगी। ये शव किसी आदमी का था। इनकी मृत्यु हुए 2-3 दिन हुए होंगे। शव के एब्डोमेन एरिया पर, पेट पर, सीने पर तेजधार हथियार के निशान मिले। शव के पेट के अंदर अफीम के अंश भी पाए जाते हैं। शायद मृत्यु से पहले इसने अफीम का नशा किया होगा। यहीं ऑटोप्सी के टाइम इस इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ख्वाजा सैयद मोहिद्दीन भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि यह शव किसी मुस्लिम आदमी का लग रहा है, क्योंकि इसका खतना हुआ है, यानी प्राइवेट पार्ट के टिप की स्किन सर्जरी करके हटाई गई है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि यह चीज़ मुस्लिम कम्युनिटी में कॉमन होती है। वहीं शव के कमर पर काले रंग का धागा भी बंधा हुआ था, जो कि हिंदू धर्म में कॉमन होता है। कोई कलाई पर बांधता है, तो कोई कमर पर, तो कोई पैर में। माना जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा मिलती है। मगर डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर ने इस काले धागे को नज़रअंदाज कर दिया। कुल मिलाकर जानकारी मिली कि यह शव किसी 20-25 साल के मुस्लिम आदमी की है, मगर सर तो नहीं था। अब पहचान कैसे किया जाए? ऑटोप्सी के बाद शव को प्रिजर्व करके रख देते हैं। उधर अलवंदर को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। उनकी वाइफ, रिश्तेदार और दोस्त वगैरह सभी लोग परेशान थे। जिस पुलिस स्टेशन में अलवंदर की वाइफ अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थी, वहीं पर एक ऑफिसर थे, रामनाथन अय्यर। यही अलवंदर का मिसिंग केस देख रहे थे। 29 अगस्त के दिन अलवंदर के घर से 475 किलोमीटर दूर मनमदुरई रेलवे स्टेशन पर एक लोहे का ट्रंक मिला, जिसमें सर कटा शव था। इधर पुलिस ऑफिसर अय्यर ने भी अखबार में ये खबर पढ़ी। पढ़ते ही इन्हें अलवंदर मिसिंग केस की याद आती है। ये तुरंत ही अलवंदर की वाइफ के पास गए, उनसे जानकारी ली कि आखिरी बार अलवंदर किसके साथ थे, ये कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ दिखे थे। वाइफ ने देवकी मेनन का नाम बताया और उसका एड्रेस भी दिया, लेकिन ये पहले ही जाकर पूछ चुकी थी, वहाँ पर पति नहीं है। इसी 30 अगस्त के दिन ऑफिसर अय्यर भी हाउस नंबर 62 सेमेट्री रोड, रोयापुरम गए, जो घर मोहम्मद यूसुफ का था, जहाँ पर देवकी और उसके पति प्रभाकर मेनन किराए पर रहते थे। जब ऑफिसर अय्यर देवकी के घर पर आए तो देखा कि बाहर ताला लगा हुआ है। इन्होंने पड़ोसियों से जब पूछा तो पता चला कि कल दोपहर में पति पत्नी यहाँ से चले गए थे। उन्होंने बताया कि वो बॉम्बे जा रहे हैं। बॉम्बे यानी आज का मुंबई। इस चीज़ से ऑफिसर अय्यर को शक हुआ कि कहीं अलवंदर की गुमशुदगी के पीछे देवकी और प्रभाकर का ही तो हाथ नहीं, इसीलिए वो शहर छोड़कर गायब हो गए। ऑफिसर को उनके लौटने तक का वेट करना ठीक नहीं लगता है। इन्होंने मकान मालिक से घर की दूसरी चाबी ली और घर के अंदर गए। घर के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। दीवारों पर कुछ लाल लाल छींटे थे, जो जमे हुए रक्त की ओर इशारे कर रहे थे। एक हाथ का धब्बा भी था रक्त का, जैसे हाथ रक्त में डुबोकर दीवार पर रखा गया हो। ऑफिसर ने अपनी टीम को यहाँ बुलाया। फॉरेंसिक टीम भी आती है। उन दिनों फॉरेंसिक साइंस उतना एडवांस नहीं हुआ करता था, फिर भी काफ़ी हद तक योग्य था। खैर यहाँ पर टीम्स आईं और सारे सैंपल्स इकट्ठा किए गए। अब 30 अगस्त का दिन बीत जाता है। जाहिर सी बात है कि एक ही दिन में सब कुछ कलेक्ट नहीं कर सकते थे, 2-3 दिन तो लगता ही था उस टाइम। वैसे उन दिनों पुलिस कांस्टेबल्स ज़्यादातर साइकिल पर चला करते थे। केस की वजह से सबका देवकी के घर पर आना जाना लगा हुआ था। पुलिस स्टेशन और देवकी के घर के बीच रोयापुरम बीच पड़ता है, यानी रोयापुरम का समुद्री किनारा। इस बीच का नाम था बोवे कुप्पम। अब 31 अगस्त के दिन जब कुछ कांस्टेबल्स देवकी के घर से थाने की ओर लौट रहे थे, ये साइकिल पर थे। इसी में से एक कांस्टेबल की नज़र बीच पर पड़ती है। वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। कांस्टेबल ने सोचा कि वहाँ पर इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं। अब ये अपने साथी कांस्टेबल्स के साथ उस जगह पर जाते हैं।
वहां देखा कि प्लास्टिक बैग में फुटबॉल के साइज का कुछ पड़ा हुआ है। उसे ही घेर कर लोग खड़े हैं। आधा ये रेत में गड़ा हुआ था और आधा बाहर था। इसमें से अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी। अब कांस्टेबल ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को सूचना दी। वो लोग आते हैं। इस प्लास्टिक बैग को खोला गया। इसके अंदर भूरे और लाल रंग के टी शर्ट में कुछ लपेट कर रखा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने लिपटे हुए टी शर्ट को हटाया, सामने आता है कटा हुआ इंसानी सर। ये देखकर बीच पर खड़े लोग और पुलिस वाले भी डर जाते हैं। ये सर काफी हद तक सड़ चुका था, डिकम्पोज हो चुका था। इसको मद्रास मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा गया। यहाँ पर एक जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद थे, डॉक्टर CB गोपाल कृष्णा। ये फॉरेंसिक मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उधर 29 अगस्त की रात मनमदुरई जंक्शन में लोहे के ट्रक में बंद एक धड़ और बाकी अंग मिले और सर गायब था। अब इधर 31 अगस्त के दिन रोयापुरम के बीच पर कटा हुआ सर मिलता है। कहीं ये दोनों एक ही इंसान के तो नहीं। डॉक्टर ने धड़ को मनमदुरई से मद्रास मेडिकल कॉलेज मंगवाया। अब डॉक्टर गोपाल कृष्णा और डॉक्टर जेकब शव की जांच करते हैं। सर और धड़ के कट वाले एरिया को ध्यान से देखा गया, चेक किया गया, एक्सरे भी निकाला जाता है। उन दिनों तो DNA टेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं था। वैसे भारत में पहली बार DNA टेस्ट 1989 में किया गया था। तो उधर डॉक्टर्स ने अपनी जांच में पाया कि सर और धड़ एक ही इंसान के हैं। इनके कटे हुए हिस्से मैच कर रहे थे। किसी तेजधार चीज से काटा गया होगा। गोपाल कृष्ण ने शव की उम्र बताई 40 से 45 साल। लेकिन उधर डॉक्टर कृष्ण स्वामी ने मनमदुरई में बताया था कि वो 25 साल का था। उनका यह अनुमान गलत था। मद्रास मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने धड़ के बैकबोन के निचले हिस्से में कुछ चेंजेस पाए थे, जो कि 25 साल के नौजवान में नहीं हो सकता। एक तरफ अलवंदर गायब था, इधर एक लावारिस शव था। कहीं ये शव अलवंदर का ही तो नहीं। पुलिस अगर चाहती तो अलवंदर की वाइफ को बुलाकर पहचान करवा सकती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मना किया। कहा कि अभी नहीं, पहले हम खुद तो कंफर्म हो जाएं। अगर ये अलवंदर नहीं हुआ तो पता नहीं शव देखकर उस महिला पर क्या बीतेगी। पुलिस ने जब अलवंदर का बैकग्राउंड चेक किया तो मिला कि ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था। यानी इसकी सारी हर बारीक इन्फॉर्मेशन, इसके फिंगरप्रिंट, ब्लड ग्रुप सब कुछ मौजूद होंगे। इसके जरिए हम शव की पहचान कर सकते हैं। पुलिस ने अलवंदर के सारे डेटा निकलवाए जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। फिंगरप्रिंट सामने आते हैं, ब्लड ग्रुप भी मिला। अब एक्सपर्ट्स अलवंदर की आर्मी फाइल में मिले फिंगरप्रिंट्स और लावारिस शव के फिंगरप्रिंट इन्हें मैच कराकर देखते हैं। ये पूरी तरह से मैच हो जाता है। ब्लड ग्रुप भी सेम निकला। शव को देखकर तो पहचान नहीं सकते थे, मगर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में पहचान हो गया कि ये शव अलवंदर का ही है। अब अलवंदर की वाइफ को बुलवाया गया। वाइफ ने राइट ईयर में बने 2 होल्स, आगे वाला दांत जो उभरा हुआ था और कालेपन में था, इससे, कमर में बंधे हुए काले धागे से, प्राइवेट पार्ट के सर्कमसिजन से और हरे मोजे से पहचान गई। अब इनका कत्ल हुआ है। आखिर कौन कर सकता है? पुलिस के सामने शुरुआत से ही 2 सस्पेक्ट थे, देवकी मेनन और इसके पति प्रभाकर मेनन। लेकिन ये दोनों घर पर ताला लगाकर बॉम्बे चले गए थे। पुलिस इनका पता करने के लिए इनके परिवार के पास जाती है, जो मद्रास में ही रहते थे। पुदुमने कुप्पम नामक इलाके के एडम साहिब स्ट्रीट में देवकी के पेरेंट्स का घर था। इन्होंने बताया कि देवकी और दामाद जी मैसूर से होते हुए बॉम्बे चले गए हैं। अब ऑफिसर अय्यर रोयापुरम से बाई रोड बेंगलोर गए और बेंगलोर से फ्लाइट लेकर बॉम्बे पहुंचे। वहां पर बॉम्बे पुलिस से मदद ली जाती है और मेनन कपल को ढूंढना शुरू किया। देवकी के पिता से एक रिश्तेदार का पता चला जो बॉम्बे में रहते थे, सूबेदार मेजर नायर। ज्यादा चांस था कि मेनन कपल यहीं पर रुका होगा। पुलिस घर पर पहुंचती है। प्रभाकर मेनन 12 सितंबर को अरेस्ट हो गया। ये यहीं पर BICC में काम करता था। इसने अपनी मूछें, दाढ़ी सब कुछ क्लीन शेव कर लिए थे, बाल छोटे कर रखे थे, मतलब इसने अपनी हुलिया बदल ली थी। देवकी मेनन ने हाल ही में अबॉर्शन कराया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। इसके रिकवर होने के बाद 22 सितंबर तक इसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों को बॉम्बे कोर्ट से परमिशन लेकर मद्रास लाया गया। प्रभाकर मेनन और देवकी मेनन ने ही अलवंदर का कत्ल किया था। इन्होंने यह सब कुछ क्यों किया और कैसे किया, ये पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस को भी अलवंदर के बारे में कुछ सच्चाई पता चलती है। ये आदमी एक वुमनाइजर और अफीम का नशेड़ी था। इसकी पराई औरतों पर गंदी नजर होती थी। प्लास्टिक का सामान बेचने वाले धंधे में जब इसके दुकान पर औरतें आने लगीं तो उसने साड़ी का बिजनेस शुरू किया ताकि और औरतें आएं। इसे कुछ ऐसा करना था ताकि ये उनका फायदा उठा सके। इसने साड़ी में वो स्कीम निकाली जिसमें महंगी साड़ियां इंस्टॉलमेंट में पैसे देकर खरीद सकते हैं। अलवंदर को पता था कि गरीब औरतें कभी भी पैसे चुका नहीं सकती। ऐसा होता भी है, औरतें अपनी हैसियत से महंगी साड़ी इंस्टॉलमेंट में खरीदती लेकिन पैसे चुका नहीं पाती। फिर अलवंदर उनके सामने 2 ऑप्शन रखता, या तो पैसे चुका दो वरना ये समाज में बदनामी कर देगा तुम्हारी। जितनी हैसियत नहीं उससे महंगी साड़ी पहन रही हो और पैसे भी नहीं चुका रही, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी। या फिर होटल चलकर इसके साथ संबंध बनाएं। ज्यादातर औरतें सेकेंड ऑप्शन ही चूज करती थीं क्योंकि इन्हें पता था कि ये पैसे कभी चुका नहीं सकती। अब दूसरे ऑप्शन के बाद ये अपना मुंह भी नहीं खोल सकती थीं, समाज में और भी बदनामी होगी।
इस चीज़ से अलवंदर का मोटिवेशन और भी बढ़ता गया कि ये औरतों का फ़ायदा उठा रहा है और कोई कुछ कर नहीं सकता। वैसे ही ऑलरेडी शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे भी थे। कहीं से इसे पता चला कि अफीम खाने से मर्दानी ताकत बढ़ती है, इसलिए जब ये औरतों को होटल लेकर जाता तो ये अफीम खा कर जाता था। अफीम से मर्दानी ताकत बढ़ती है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। किसी ने इसको अफीम बेचने के चक्कर में चूना लगा दिया था और अब ये उसका आदी हो चुका था। वहीं से पता चला कि खतना करवाने से भी मर्दानी ताकत बढ़ती है। फिर इसने प्राइवेट पार्ट के आगे वाले स्किन को भी सर्जरी कराकर रिमूव कराया। डॉक्टर और पुलिस इस चीज़ को कुछ और समझ लिए थे, मगर अब सच्चाई सामने आ गई। अलवंदर की ऐसे ही औरतों के साथ सारी काली करतूतें चल रही थीं। फिर अगस्त 1951 में एक रोज देवकी मेनन फाउंटेन पेन खरीदने के लिए जेम एंड को शॉप पर आई, जहां पर अलवंदर मौजूद था। देवकी एक 20 साल की लड़की थी और अपने माता पिता के साथ केरला से यहाँ मद्रास पढ़ने के लिए आई थी। अलवंदर पहली नज़र में ही इसके लिए पागल हो गया। इसने इससे दोस्ती की। 1 महीने के अंदर ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उस दौरान एक क्राउन होटल था मद्रास के ब्रॉडवे में, वहीं पर दोनों मिलने लगे। धीरे धीरे देवकी को पता चला कि अलवंदर एक वुमनाइजर है और नशेड़ी भी है। इसकी शादी भी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। फिर इसने अलवंदर से ब्रेकअप कर लिया, मगर अलवंदर ऐसा नहीं चाहता था। ये इसको परेशान करने लगा। लेकिन धीरे धीरे देवकी इससे बहुत दूर हो गई। आगे देवकी के माता पिता ने बेटी की शादी प्रभाकर मेनन से करा दी। शादी जून 1952 में हुई थी। प्रभाकर भी केरला का रहने वाला था, मगर मद्रास में एक इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियर इंश्योरेंस में क्लर्क था। शादी के बाद देवकी और प्रभाकर रोयापुरम के सेमेट्री रोड पर एक घर किराए पर लेते हैं और वहीं पर रहने लगे। आगे प्रभाकर ने इंश्योरेंस वाली जॉब छोड़ दी। फिर ये फ्रीडम नामक न्यूज़पेपर के लिए एडिटर का काम करने लगे। एक दिन ये थोड़े परेशान थे। वाइफ देवकी ने पति को देखा और वजह पूछी। पता चला कि अखबार के लिए एक एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। वाइफ को याद आया कि अलवंदर नामक आदमी को जानती है जो जेम एंड को में काम करता है, उसे शॉप की एड मिल सकती है। अब देवकी प्रभाकर को जेम एंड को शॉप पर ले गई। वहां पर अलवंदर था। अलवंदर को पता चला कि देवकी की शादी हो चुकी है। इसने प्रभाकर को कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर ये देवकी के थोड़ा करीब आने की कोशिश करता है, जैसे कोई कपल मिल रहे हों। ये देखकर पति प्रभाकर को अजीब लगता है। खैर एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। अब इसके बाद अलवंदर वापस देवकी पर दबाव बनाने लगा कि हमें फिर से पहले जैसे रहना चाहिए, मगर देवकी मना करती है। मगर वो मानने को तैयार नहीं। वो ब्लैकमेल करने लगा कि ये तुम्हारे पति को सब कुछ बता देगा। इन्हीं दिनों प्रभाकर ने एक दिन देवकी से पूछा कि तुम्हारा उस आदमी से कुछ चल रहा है क्या। देवकी मना कर देती है। 26 अगस्त 1952 को अलवंदर एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में देवकी को बुलाता है और उसे एक होटल लेकर गया। देवकी इसकी गंदी नीयत समझ गई और जैसे तैसे वहां से भाग जाती है। उस दिन इसे घर आने में देर रात भी हो गई थी। प्रभाकर ने जब लेट आने की वजह पूछी तो देवकी ने गोलमोल जवाब दिया। वैसे देवकी हिंदी सब्जेक्ट का ट्यूशन भी पढ़ाने जाती थी। अब इसके अगले दिन यानी 27 अगस्त को पति पत्नी मिनेरवा टॉकीज गए फिल्म देखने के लिए। वहीं पर देवकी ने प्रभाकर को अपनी और अलवंदर की सारी सच्चाई बताई। यह भी कहा कि वो अभी भी परेशान करता है। प्रभाकर ने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। घर आने के बाद इसी दिन प्रभाकर ने सारा प्लान बनाया। बाजार से मालाबार नाइफ लेकर आया। सारी चीजें सेट हुई। 28 अगस्त को देवकी अलवंदर की दुकान पर जाती है। उससे कहा कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। अलवंदर ये सुनकर खुश हो जाता है। इसने खूब सारी अफीम खाई। देवकी के घर आने के 15 मिनट के बाद अलवंदर भी आता है। प्रभाकर किचन में था। देवकी ने अलवंदर को कॉफी ऑफर किया जिसमें नींद की दवा थी। अलवंदर ने कॉफी पिया और देवकी के करीब आने लगा, जबरदस्ती करने लगा। तभी पीछे से प्रभाकर चाकू लेकर आता है और अलवंदर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। गले पर चलाया, सर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद इन्होंने हाथ पैर को भी काट कर अलग किए। सर को इन्होंने अलवंदर द्वारा पहन कर आए लाल भूरी टी शर्ट में लपेट दिए, प्लास्टिक बैग में पैक किया। 12:30 बजे के आसपास अलवंदर घर पर आया था। शाम के 4 बजे के आसपास प्रभाकर वो प्लास्टिक बैग लेकर बाहर निकलता है। एक ऑटो लिया। उस वक्त मोटर रिक्शा भी चलती थी। प्रभाकर सीधे रोयापुरम के उस बीच पर जाता है। वहां रेत में प्लास्टिक को दफन कर दिया। अलवंदर की पैंट, अंडरवियर सब कुछ प्रभाकर लेकर आया हुआ था। इसने किसी चट्टान की दरार में उसे भी फेंक दिया। फिर ये वापस घर आ जाता है। आगे इसने खुद के लोहे के ट्रंक में धड़ और बाकी टुकड़े भरे। फिर शाम में 6-7 बजे के आसपास साइकिल पर ट्रंक लेकर एग्मोर रेलवे स्टेशन गया। वैसे इसके घर के करीब में भी एक रेलवे स्टेशन था, फिर भी ये घर से कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन गया। वहीं पर एक कुली था जो प्रभाकर के ट्रंक को देखकर पास आता है। प्रभाकर ने पहले मना किया, फिर लगा कि ट्रंक काफी भारी है तो इसने कुली की मदद ली। प्रभाकर ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे किसी दोस्त को छोड़ने के लिए आया है और ये उस दोस्त का सामान है। ट्रंक से लाल रंग का पदार्थ रिस रहा था। कुली ने प्रभाकर से इस बारे में पूछा कि ये क्या है। इसने कहा कि इसके हाथों में चोट लग गया था, उसी का रक्त लगा होगा। वैसे अलवंदर का कत्ल करते टाइम उसने प्रभाकर के हाथों में दांत काट लिए थे, जिससे इसके हाथों में वो चोट आई थी। प्रभाकर 3rd क्लास के बोगी के एक सीट के नीचे वो ट्रंक रखवा देता है। कोली को 5 रुपए दिए। कोली चला गया।
कुछ देर के बाद प्रभाकर ट्रेन से उतर जाता है, जैसे कि इसने अपने दोस्त को ट्रेन में बिठा दिया और अब ये जा रहा है। फिर आगे पैसेंजर्स को दुर्गंध आती है तो वो धड़ मिलता है। उधर बीच पर समुद्र की लहरों ने रेत को काट दिए थे, जिससे आधा प्लास्टिक बैग दिखने लगा था। कत्ल के अगले ही दिन अलवंदर की वाइफ अपने पति को ढूंढते हुए देवकी के घर पर जा पहुंची थी। इस वजह से देवकी और प्रभाकर मैसूर होते हुए बॉम्बे चले गए। मैसूर इसलिए गए क्योंकि प्रभाकर को कुछ पेमेंट्स क्लियर करने थे एम्प्लॉयज को। पुलिस को कत्ल में यूज हुआ मालाबार चाकू मिल गया। एक पार्क में देवकी ने अपने कपड़े फेंके थे जो कत्ल वाले दिन इसने पहने थे, जिस पर रक्त लगे हुए थे। पुलिस को पार्क से देवकी की वो साड़ी भी मिल जाती है जो रक्त में भीगी हुई थी। पुलिस को साड़ी पर लगे रक्त का ब्लड ग्रुप और अलवंदर का ब्लड ग्रुप सेम मिला। घर के दीवार पर जो हथेली के निशान पाए गए थे उससे प्रभाकर की हथेली का साइज सेम मिलता है। कई सारे लोगों ने अलवंदर को देवकी के घर पर जाते हुए देखा था। कई लोगों ने तो प्रभाकर को साइकिल पर ट्रंक ले जाते हुए भी देखा था। रिक्शा ड्राइवर ने भी गवाही दी कि यही प्रभाकर को बीच पर ले गया था। प्रभाकर ने प्लास्टिक में पंपकिन जैसा कुछ लिया हुआ था। अब ये केस जाता है मद्रास हाई कोर्ट में। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो कई सारे थे, लेकिन कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। किसी ने भी सीधे तौर पर घटना को होते हुए नहीं देखा था। ये गैर इरादतन कत्ल के रूप में केस चलता है। देवकी के घर पर एक 13 साल का लड़का भी काम करता था। कत्ल वाले दिन यानी 28 अगस्त को प्रभाकर ने सुबह 10 बजे के आसपास इससे एक ड्रिंक मंगवाया जो कि लाल रंग का दिखता था। फिर इसे घर से बाहर भेज दिया, कहा कि शाम तक आना, जाओ घूम फिर आओ, तुम्हारी आज छुट्टी है। शाम को जब नौकर घर पर आया तो देखा कि देवकी कुछ कपड़े धुल रही है। नौकर ने जब मदद करने को पूछा तो उसने मना कर दिया। नौकर का बयान भी काफी अहम था। इसने लोहे के ट्रंक को भी पहचान लिया कि यह प्रभाकर का है। उस टाइम यह घटना काफी चर्चित हुई थी। रोज अखबारों में खबरें चलती थीं, ट्रेंडिंग केस था। पुलिस ने देवकी को सरकारी गवाह बनाने की भी कोशिश की थी, मगर देवकी ने कहा कि सब कुछ इसके पति ने इसकी इज्जत बचाने के लिए की थी, इसलिए उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आगे जो भी फैसला होगा इसे मंजूर होगा। अदालत में काफी सुनवाई होती है, बहस होता है। अंत में जाकर 13 अगस्त 1900 को मद्रास हाई कोर्ट प्रभाकर मेनन को अलवंदर के कत्ल के जुर्म में 7 साल की जेल और देवकी को 3 साल की जेल की सजा सुनाती है। यह फैसला अपने आप में ही काफी कंट्रोवर्शियल था। लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन इतनी कम सजा क्यों दी गई। यह भी इल्जाम लगा कि जज को देवकी के लिए सिंपैथी जाग गई थी और ये केरला के उस इलाके से हैं जहाँ की देवकी है, तो ऐसे भी उनके अंदर अपनापन होगा, इसलिए ठीक से फैसला नहीं दिए। पता चला कि अलवंदर के जो वकील थे जो उनकी साइड से लड़ रहे थे, प्रोसिक्यूशन लॉयर, वो भी केरला के उसी इलाके से बिलोंग करते थे जहाँ की देवकी थी। इन पर भी इल्जाम लगा कि इन्होंने केस को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। प्रभाकर फैसले को लेकर ऊपरी अदालत में जाने वाले थे, लेकिन इनके करीबी लोगों ने मना किया कि तुम्हें ऐसे जुर्म के लिए बहुत कम सजा मिली है, अगर ऊपरी अदालत गए तो शायद सजा बढ़ सकती है। प्रभाकर समझ जाता है। आगे अच्छे व्यवहार की वजह से पहले देवकी फिर प्रभाकर को रिहा कर दिया गया। ये लोग जेल से निकलने के बाद केरला चले गए और वहीं पर बिजनेस शुरू किया चाय का। आगे चलकर इनका ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ कि इन्होंने होटल खोल लिया। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।